नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं डॉक्टर पवार, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी इश्यूज। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत सी लोगों में और बहुत सी जगह पे और कई फंक्शन में ये मेरे कैरियर के दौरान 25 साल से ज़्यादा का जो मेरा अनुभव है एज ए एमबीबीएस डॉक्टर, उसमें कई सवाल किए गए हैं। तो मैंने एक दिन इन सवालों को इकट्ठा किया और एक जगह लिखा। तो ये सवाल कौन कौन से हैं, तो इसी सिलसिले में हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं कि आज का युवा सबसे ज़्यादा जिस छुपी हुई समस्या का सामना कर रहा है वह है स्पर्म काउंट में तेजी से गिरावट। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या ये केवल लाइफस्टाइल की गलती है या इसके पीछे और वजह है दोस्तों? तो आज हम जानेंगे। दोस्तों, नया जीवन बनने के लिए स्पर्म का होना बहुत जरूरी है। एक हेल्दी स्पर्म ही एक हेल्दी ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। दोस्तों, तो आज हम उन सभी सवालों के जवाब देंगे जिसमें लो स्पर्म काउंट के बारे में पूछा गया है। ये क्या लैपटॉप से होता है, क्या मोबाइल से होता है, क्या वाईफाई वगैरह से होता है, तथा अन्य प्रकार के सभी जो आपके मन के अंदर सवाल है और जो मैंने इकट्ठे किए हैं उन सभी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। कि ये लाइफस्टाइल से तो नहीं हो रहा है, कि कहीं ये टाइट अंडरवियर पहनने से तो नहीं समस्या पैदा हो रही है, इत्यादि। तो कई सवाल पूछे जाते हैं। कहीं पे भी जाते हैं, क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, उनके दूसरे रिश्तेदार आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या लो स्पर्म काउंट की परिभाषा क्या है, नॉर्मल लेवल कितना होता है, कैसे इसका हम पता करेंगे। तो आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। जिसमें एक सवाल पूछा जाता है, स्पर्म काउंट बढ़ाने में कितना समय लगता है। फिर ये सवाल पूछा जाता है, क्या लो स्पर्म काउंट होने पर बच्चा हो सकता है। फिर ये पूछा जाता है, कौन सा हम खाना खाएं जिससे स्पर्म काउंट बढ़ सके। एक सवाल जो बहुत ही क्यूरियोसिटी से पूछा जाता है, क्या हस्तमैथुन या मास्टरबेशन से भी स्पर्म कम हो जाता है। यह भी पूछा जाता है, क्या स्मोकिंग और अल्कोहल से स्पर्म काउंट कम होता है। दोस्तों, यह भी पूछा जाता है कि वेरिकोसिल्स क्या है, क्या यह स्पर्म काउंट घटाता है। फिर अक्सर ये पूछा जाता है, क्या गर्मी में स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ये भी बहुत से लोग पूछते हैं कि लैपटॉप गोद में रखने से स्पर्म मरते हैं क्या। युवा लोगों में जो जिम वगैरह जाते हैं उनके अंदर एक सवाल पैदा होता है, क्या प्रोटीन पाउडर, जिम सप्लीमेंट या स्टेरॉयड स्पर्म को खराब करते हैं क्या। कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा उम्र में ही स्पर्म काउंट कम होते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं और पूछते हैं, क्या कम उम्र में भी स्पर्म काउंट गिर सकता है। और यह भी पूछा जाता है कि अमुक व्यक्ति को अगर डायबिटीज है या थायराइड है तो क्या मेल फर्टिलिटी खराब होती है इससे। दोस्तों, एक कॉमन सवाल पूछा जाता है, क्या कॉन्डम यूज से स्पर्म कम होता है। दोस्तों, एक सवाल ये पूछा जाता है कि आईवीएफ या आईयूआई कब करवाना चाहिए। कुछ मित्र ये पूछते हैं, क्या जीरो स्पर्म काउंट का कोई इलाज है। इसे एजू स्पर्मिया भी कहते हैं दोस्तों। कुछ सवाल करते हैं, क्या स्ट्रेस से, तनाव से, एंजाइटी से स्पर्म कम होता है। और एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर हम मास्टरबेशन या हस्तमैथुन करना बंद कर दें तो क्या स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इन सभी सवालों के जवाब हम धीरे धीरे पता करेंगे और आने वाले समय पे इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम जानते हैं कि सबसे पहले जो साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से हम जानते हैं और ये जानते हैं कि इसकी प्रेवलेंस क्या है, यानी कि ये कितना फैला हुआ है संसार में। तो ये हम जानेंगे ताकि ये पता चले कि कैसे कैसे लोगों में और कौन सी उम्र में ये ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, इसकी प्रेवलेंस की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में पिछले 40 से 50 सालों में ये पाया गया है कि स्पर्म काउंट में लगभग 50% की गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों। और इतना ही नहीं, भारत में, ये तो दुनिया की बात थी, अगर हम भारत की बात करें, भारत में भी 30% से ज़्यादा युवा पुरुष फर्टिलिटी संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे यूथ हैं
उनमें 30% ये समस्या है। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार ये बताया गया है कि लो स्पर्म काउंट तब माना जाता है जब स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से कम हो। यानी कि 1 ml का सैंपल लें तो उसमें 15 मिलियन कम से कम होने चाहिए। अगर इससे कम है तो लो स्पर्म काउंट माना जाएगा। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है दोस्तों। फिर हम इस सवाल के जवाब की तरफ जाते हैं कि किस उम्र में ज़्यादा समस्या होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पर्म क्वालिटी 25 से 35 वर्ष की उम्र में सबसे बेहतर रहती है। 40 वर्ष के बाद स्पर्म की संख्या, मोमेंट और डीएनए क्वालिटी कम होने आम बात है दोस्तों। तो 40 वर्ष के बाद जो है ये समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो युवा वर्ग जैसे कि 20 से 30 में भी स्पर्म काउंट तेजी से गिर रहा है, जिसका मुख्य कारण लाइफस्टाइल या पर्यावरण स्टाइल यानी कि हमारे एनवायरमेंटल काज हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम इसके कारण जानते हैं कि इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में क्या है, जैसे ज़्यादा जंक फूड खाना, हाई शुगर वाली चीज़ें खाना, ट्रांस फैट वाली चीज़ें अपनाना और उनका सेवन करना, और लगातार मोबाइल या लगातार लैपटॉप गोद में रखना, ज़्यादा हीट एक्सपोजर जैसे टाइट कपड़े, गर्म वातावरण, जिम, स्टीम रूम वगैरह, तो ये इसके मुख्य कारणों में शामिल है। इसी तरह से लाइफस्टाइल के कारण और भी हैं, जैसे कम नींद है, व्यक्ति को कम नींद आ रही है, अच्छी तरह से उसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं हो रही है, तनाव रहता है, एंजाइटी रहती है, लंबी ड्राइविंग या घंटों तक कुर्सी पर बैठना भी इसका एक प्रमुख लाइफस्टाइल कारण हो सकता है दोस्तों उसके बाद पर्यावरणीय कारण यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि हवा और पानी में बढ़ते केमिकल और प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल आते हैं दोस्तों। जिस तरह से प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्लास्टिक को बैन करने की बातें भी हो रही है सरकार के लेवल पे, देखते हैं कितना असर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है आजकल प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल है वो भी हवा में और पानी के माध्यम से आ जाते हैं हमारे शरीर में। इसी तरह कीटनाशक है, पेस्टिसाइड जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब करने वाले कुछ कण और होते हैं। तो इस तरह से ये पर्यावरण कारण हो जाते हैं दोस्तों। फिर हम उसके हानिकारक आदतें भी हैं जो लाइफस्टाइल के अंदर आती है, जैसे कि धूम्रपान है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इस तरह की नशे की चीज़ें, ड्रग्स वगैरह, मैरिजुआना वगैरह, तो वो भी इसका कारण बनते हैं दोस्तों। फिर मेडिकल कारण हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, वेरिकोसील एक चीज है जो टेस्टिस की समस्या है। इसी तरह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है दोस्तों। फिर मोटापा है और डायबिटीज है, और कुछ दवाइयाँ भी है जैसे स्टेरॉयड वगैरह या टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट जो लेते हैं, उनमें भी ये कारण बन जाता है लो स्पर्म काउंट के। दोस्तों हमने अभी कारण जाने हैं, तो इसका निवारण क्या है यानी कि प्रिवेंशन क्या है। तो प्रिवेंशन में मैं आपको बताना चाहूँगा हेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ दोस्तों, रोज 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज जरूरी है इसमें, और अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे कम से कम आपको नींद लेना बहुत जरूरी है। फिर इसमें वजन नियंत्रण, यानी कि अगर मान लो किसी का वजन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी नियंत्रण में करना जरूरी है। फिर मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको गोद में न रखें बल्कि साइड में या इसकी टेबल का इस्तेमाल करें। फिर टाइट अंडरवियर से बचें दोस्तों। फिर दोस्तों जैसे पोषण है, यानी कि हमारे खान पान की चीज़ें हैं, उच्च एंटीऑक्सीडेंट फूड यानी कि जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ऐसे हमें भोजन करना चाहिए। जैसे बादाम है, अखरोट है, हरी सब्जियां है, पपीता है, बेरीज है। तो दही, दूध सप्लीमेंट, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3, तो ये पोषण हमें लेना।
फिर दोस्तों इसमें हानिकारक आदतें भी छोड़नी पड़ेगी, जैसे धूम्रपान बंद करने की आदत, क्योंकि धूम्रपान अगर बंद नहीं किया तो ये समस्या बढ़ जाएगी। अल्कोहल भी हमें कम करना होगा या बंद करना होगा। स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और पर्यावरण संरक्षण की बातें हैं तो प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म न करें दोस्तों, क्योंकि उससे माइक्रो पार्टिकल आ सकते हैं। और कम से कम प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल करें। सब्जियों लाते वक्त अपना घर का थैला ले जाएं। ऑर्गेनिक फूड को प्राथमिकता दें दोस्तों, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड कम से इस्तेमाल नहीं होते हैं। फिर दोस्तों हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है दोस्तों इसके अंदर लो स्पर्म काउंट में, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, टेस्टोस्टेरोन वगैरह कुछ हार्मोनल थेरेपी होती है दोस्तों। और वेरिकोसिल सर्जरी भी कराई जाती है। इन्फेक्शन अगर किसी को है तो एंटीबायोटिक दी जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से आधुनिक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी शामिल है, जैसे आई यानी इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, IVF टेस्ट टू बेबी, ICSI यानी कि डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्शन। बहुत कम स्पर्म में भी संभव है ये ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर बहुत ही कम स्पर्म है तो ये ICSI बहुत लाभदायक साबित होती है दोस्तों। फिर नेचुरल इंप्रूवमेंट है, पोषण और व्यायाम से 3 से 6 महीने में स्पर्म काउंट में काफी सुधार हो सकता है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि हर वीडियो में मैं यही कहता हूं कि किसी को कोई भी समस्या है तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अपने डॉक्टर से इसकी सलाह मशवरा करें, क्योंकि आप डॉक्टर को बताएंगे तभी आपका इलाज संभव हो पाएगा। क्योंकि वैसे तो आजकल यूट्यूब पे सभी डॉक्टर बने हुए हैं, चाहे वो कोई भी है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप कम से कम MBBS डॉक्टर के बारे में जरूर सोचें जो यूट्यूब बनाते हों, और ख़ास तौर पे जो आपके आसपास मौजूद हों। क्योंकि MBBS की डिग्री एक एलोपैथिक ऐसी चीज़ है जो वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित है, जिसमें रिसर्च होती है, साइंटिफिक प्रूफ होते हैं। तो ऐसे लोगों की वीडियो देखें और ऐसे ही डॉक्टर जो MBBS या उससे ऊपर हैं उनसे ट्रीटमेंट जरूर लें दोस्तों। तो आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं। अगर ये आसान भाषा में मेरा वीडियो समझ आया, मेरा ये प्रयास ठीक लगा, तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू दोस्तों। और जाते जाते मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने YouTube पे वीडियो बनाई हुई है और बहुत से लोग इस पे लाभान्वित हो रहे हैं, और आप भी लाभान्वित हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू दोस्तों।